हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट AFSPA। वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट रशिया यूक्रेन क्राइसिस, न्यू डेवलपमेंट ऑन रशिया यूक्रेन क्राइसिस, देन श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस इज गोइंग ऑन। उसके बाद कोवैक्सीन और कोवोवैक्स से रिलेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन है, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर एक हेल्थ इशू है रिलेटेड टू डायबिटिक पेशेंट्स। एक स्पेसिफिक दवा है, उसके खाने से देयर इज़ अ प्रॉब्लम surfacing among the people, so we will study about that also, and then we will study about Chandigarh, that why Chandigarh is again in news, what is the status of Chandigarh, and history, that why how it has become the capital of both states, that is Haryana and Punjab. देन फिर हम एडिटोरियल्स पे फोकस करेंगे। आज का जो एडिटोरियल है पर्टिकुलरली वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो टुडे आवर एनालिसिस विल स्टार्ट फ्रॉम एडिटोरियल बिकॉज यहाँ पे हम AFSPA डिस्कस करेंगे, कोर सेक्टर डिस्कस करेंगे, यूक्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी से रिलेटेड हम इंडिया का जो स्टैंड है उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एंड देन देयर इज़ वन जजमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्लैट लीगल स्टूडेंट्स. We will discuss that also in today's newspaper. So the name of that judgment is Rishikesh Sahu versus State of Karnataka related with marital rape. So let's start the news. So we will start from here. That is Ukraine peace plan possible? So as we can see that the invasion, Russia invaded Ukraine on February 24th after passing a law making two regions of Ukraine, that is Luhansk and Donetsk, as the part of Russia, and then the invasion started. Abhi tak the war is not seeing any end. There has been an effort. 3 rounds of talk has already taken place between Russia and Ukraine. एक बेलारूस में हुआ था, देन एक टर्की में हुआ और दूसरा भी टर्की में हुआ इन इस्तांबुल. ओके, नाउ already both the presidents have shown that they are ready for compromise, they are ready for talk, but still there is no peace plan. So यहाँ के जो ये आर्टिकल है, it has been written by M.K. Narayanan, who has been IB chief IPS officer. तो इन्होंने इसको पूरा आर्टिकल में बताया है कि पीस प्लान के लिए क्या क्या ज़रूरी है एंड हाउ टू मूव अहेड विद द पीस प्लान. सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दिस आर्टिकल इट स्टार्ट्स डिस्क्राइबिंग कि ये जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस है उसका जो एक इम्प्लीकेशन ये रहा है कि दैट नाटो हैज़ बिकम यूनाइटेड अगेन, एंड दूसरा चीज़ कि नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सिक्योरिटी ऑफ यूरोप. ओके, नाउ so this all has boosted the role of United States again in the world, especially in Europe. Now if we will just move forward, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि बट यहाँ पे अभी तक कोई भी कंट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दे हैव नॉट मूव फॉरवर्ड फॉर पीस प्लान. ओके, फॉर पीस प्लान, बट दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी व्हेन द होल वर्ल्ड नाउ शुड मूव टुवर्ड्स पीस प्लान. बट पीस प्लान के लिए कुछ कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं. पहला तो है रिलेटेड टू सैंक्शंस. ठीक है, सैंक्शंस कि क्या सैंक्शन से हम रशिया के इकोनॉमी को जो डैमेज करेंगे तो क्या उससे विल रशिया कम आउट एंड विल टॉक ऑन यूक्रेन पीस प्लान. सो सम ऑफ द क्रिटिक्स दे से कि सैंक्शंस का कुछ अलग नतीजा भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल ईरान, जैसे कि ईरान में क्या हुआ है कि ईरान में भी ईरानियन न्यूक्लियर डील चल रहा है. इट इज़ गोइंग टू बी फाइनलाइज्ड, बट देयर आर सम स्टिकी पॉइंट रिलेटेड टू रशिया ओनली. कि रशिया कह रहा है कि द सैंक्शंस विच हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन रशिया ड्यू टू रशिया यूक्रेन क्राइसिस शुड नॉट बी पार्ट ऑफ ऑन गोइंग डिस्कशन ऑन ईरान न्यूक्लियर डील. अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ईरान के अगेंस्ट सैंक्शंस लगा, बट हमने एक आर्टिकल लास्ट वीक किया था जिसमें लिखा था कि ईरान को बहुत ज़्यादा सैंक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता है, ईरान इकोनॉमिकली मूव कर चुका है ऑलरेडी. सो यहाँ पे एक सैंक्शन से क्या हो रहा है कि जैसे कि आप ईरान को देखेंगे तो ईरान का भी जो रिलेशनशिप है विद चाइना एंड रशिया, इट इज़ इम्प्रूविंग. ओके, फाइन. Then in Western Asia, the new types of geopolitics is on emergence because of Abraham Accord of 2020. Okay, तो ये Abraham Accord 2020 it was signed between Israel and UAE, और इसने पूरा जो geopolitics है मिडल ईस्ट का वो पूरा चेंज कर दिया है Abraham Accord ने. This Abraham Accord has also given rise to
न्यू क्वाड। सो इस तरीके की रीजनल ग्रुपिंग्स भी बन रही हैं। अब सैंक्शन से रशिया के साथ क्या हो सकता है, द सेम थिंग दैट रशिया कैन गो क्लोजर टू चाइना, रशिया कैन गो क्लोजर टू चाइना। अब जितना ज़्यादा नाटो के अंदर यूनिटी होगी उतना ही ज़्यादा रशिया और चाइना एक साथ आएंगे। द सेकेंड इज कि जो यूज़ ऑफ सैंक्शंस है इट हैज़ अ लिमिटेड इम्पैक्ट। सेकेंड थिंग इज़ कि सैंक्शन से क्या होता है कि देयर इज़ फ्रेगमेंटेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जो ग्लोबलाइजेशन है, जो सारे कंट्रीज़ के प्रोडक्शन प्रोसेस को जोड़ के रखता है, वो फ्रेगमेंट कर सकता है, वो टूट सकता है। साथ साथ में जो रशिया के ऊपर स्विफ्ट का सैंक्शन लगा है उससे भी क्या हो सकता है कि द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम इट अगेन कैन गेट फ्रेगमेंटेड। उसके बाद द थर्ड इम्पॉर्टेंट अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज कैन बी फूड क्राइसिस। ओके, फूड क्राइसिस। अब ये फूड क्राइसिस कैसे होगा? फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ इंडिया ओनली। इंडिया जो है इट इम्पोर्ट्स अबाउट 85% ऑफ इट्स सनफ्लावर फ्रॉम यूक्रेन। Now what is happening that India is a net importer of edible oil from the world, but क्योंकि रशिया यूक्रेन क्राइसिस escalate हो चुका है, so this supply of sunflower is impacted and it is witnessing the increase in price. Similarly रशिया ने अभी पिछले महीने बैन लगाया था on the export of wheat from its country to other countries, so this can lead to food crisis in least developed countries. Now द नेक्स्ट इज दैट व्हाट कैन बी इंडियाज स्टैंड। सो यहाँ पे देखिएगा अगर इंडिया ने एक ऑटोनॉमी फॉलो की है अपने पॉलिसी में एंड इट हैज़ मेंटेन कंसिस्टेंट स्टैंड ऑफ नॉट क्रिटिसाइजिंग और कंडम रशिया ऑन एनी अकाउंट इंक्लूडिंग इट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। अगर हम यहाँ पे देखें कि इंडिया ने ऐसा स्टैंड क्यों लिया है, तो लार्जली बिकॉज इंडिया हैज़ लॉन्ग टर्म डिफेंस एंड रिलेशनशिप विद रशिया। नाउ दिस में अंडरगो चेंज, मतलब इंडिया का जो ये स्टैंड है ये बदल सकता है, बट अभी इंडिया इसी स्टैंड पे रुका हुआ है बिकॉज देयर वाज इन पास्ट देयर हैज़ बीन वोटिंग इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, देन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। हर जगह इंडिया ने अभी तक एब्सटेन किया है वोटिंग से। द नेक्स्ट इज a far-reaching verdict that ends a regressive exception। अब ये regressive exception क्या है? ये regressive exception है, ये marital rape के बारे में बात हो रही है, ठीक है। Now यहाँ पे the important points are कि अगर हम according to this newspaper if we see the section 375 of Indian Penal Code, okay, so there is an exception to marital rape, ठीक है। marital rape मतलब एक हस्बैंड जब रेप कमिट करता है अपनी वाइफ के ऊपर। नाउ देयर हैज़ बीन अ कर्नाटका हाई कोर्ट जजमेंट बाय जस्टिस एम नागा प्रसन्ना। द नेम ऑफ द केस इज ऋषिकेश साहू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। नाउ इन दिस जजमेंट ही प्रोनाउंस द एंड ऑफ द मैरिटल रेप एक्सेप्शन। ओके, नाउ द मैरिटल रेप एक्सेप्शंस, नाउ ही सेज दैट मैरिटल रेप एक्सेप्शंस जो है इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ वुमेन। बिकॉज अगर हम देखेंगे कि अगर हम मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन लें, सो यहाँ पे ऐसा है कि मैरिज में ऐसा नहीं होता है अकॉर्डिंग टू द जजमेंट या अकॉर्डिंग टू द जज कि आफ्टर मैरिंग द हस्बैंड द वाइफ हैज़ गिवन हर राइट ओवर हर बॉडी, फाइन। सो द जजमेंट सेज दैट कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एंड ग्रांट्स इक्वल स्टेटस टू वुमेन, okay, but the exception to marital rape in Indian Penal Code it amounts to discrimination, okay, because a wife is treated as subordinate to the husband. So this violates the fundamental rights of women such as Article 14, 15, 19 and Article 21. Some of the rights which is violated is right to live with dignity, personal liberty, bodily integrity, sexual autonomy, right to reproductive choices, right to privacy, right to freedom of speech and expression, okay। now the second important point is कि ये जो exception है, okay, that is marital rape exception, okay, it cannot be absolute because it can become a license for commission of a crime। तो ये जो present जो केस है जिसके बारे में यहाँ पे केस समझाया गया है कि इस केस में क्या हुआ था कि एक हस्बैंड ने अपने वाइफ के ऊपर वायलेंस कमिट किया था, मैरिटल रेप कमिट किया था, तो उसी से रिलेटेड है कि इट कैन बिकम अ लाइसेंस फॉर कमीशन ऑफ क्राइम बाय हस्बैंड ऑन हर वाइफ। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे जजमेंट हैं, खास करके इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये हिंट दिया था कि एंड हैज़ डायल्यूटेड दिस एक्सेप्शन मैरिटल रेप
exception. So in independent thought versus Union of India, the Supreme Court, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट किया इस मैरिटल रेप एक्सेप्शन को, और जो 15 साल का एक्सेप्शन था, मतलब पहले ऐसे था कि वाइफ हो चाहे कोई भी हो, अगर 15 ईयर्स के बिलो कोई है और इफ़ इट इज़ मैरिटल रेप देन इट विल बी कंसिडर्ड एज ऑफेंस एंड नॉट एन एक्सेप्शन। तो इस 15 साल को बढ़ा के 18 ईयर्स कर दिया था कि अगर 18 साल के नीचे की वाइफ के साथ जो सेक्सुअल रिलेशन है उसको मैरिटल रेप माना जाएगा। ओके, नाउ इन दिस हियर दिस रूट्स ऑफ द प्रिंसिपल कि ये आया कहाँ से था। सो यहाँ पे देखिए क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ द एक्सेप्शन टू मैरिटल रेप इन कॉमन लॉ वॉज ड्यू टू चीफ जस्टिस मैथ्यू हेल ऑफ ब्रिटेन इन 1736। इन्होंने यहाँ पे कहा था कि हस्बैंड कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ अ रेप कमिटेड बाय हिमसेल्फ अपॉन हिज लॉफुल वाइफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट एक वर्ड है, क्यों ऐसा उन्होंने कहा था कि इनका मानना था कि द म्यूचुअल मैट्रिमोनियल कंसेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट द वाइफ हैव गिवन अप हरसेल्फ इन द काइंड अनटू हर हस्बैंड विच शी कैन नॉट रिट्रैक्ट। कि शादी के वक्त एक जो म्यूचुअल कंसेंट होता है, जो शादी होता है एक टाइप का म्यूचुअल मैट्रिमोनियल कंसेंट होता है, ओके, विच वाइफ हैज़ गिवन टू हर हस्बैंड। बट नाउ अगेन इन यूके दिस एक्सेप्शन वॉज removed in 1991 in the famous case of R versus R. Okay. Now the next is for a full repeal. तो यहाँ पे AFSPA के बारे में बात हो रही है। हमने ये न्यूज़ शनिवार को भी सैटरडे को भी किया था। अब हम थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेंगे कि AFSPA में it all started from December. So on December 4th, there was a killing in Mon district of Nagaland where 13 civilians were killed, and it was the botched or failed army operation which killed 13 civilians. So the demand grew to repeal AFSPA from the state. So following this, the Union Home Ministry is set up a committee to review the security situation in Nagaland, Manipur and Assam, and to recommend AFSPA exception or disturbed area इन दिस स्टेट्स, इन द स्टेट्स ऑफ असम। 3 स्टेट्स थे इसके अंदर, असम, नागालैंड और मणिपुर। तो इन तीनों स्टेट में इनको AFSPA को रिव्यू करना था और ये बताना था कि कहाँ कहाँ इसको एक्सटेंड करना है और कहाँ कहाँ से इसे डिस्टर्ब एरिया का नोटिफिकेशन निकालना है। सो बेस्ड ऑन दैट फ्रॉम अप्रैल 1 नाउ नागालैंड से इट हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम 15 पुलिस स्टेशन इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स। नाउ द नेक्स्ट इज कि अगर हम बात करें असम का, सो इट हैज़ बीन रिमूव्ड एंटायरली फ्रॉम 23 डिस्ट्रिक्ट्स एंड पार्शियली फ्रॉम 1। देन इन मणिपुर ओनली 15 पुलिस स्टेशन एरियाज इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डिस्टर्ब्ड एरिया नोटिफिकेशन। ओके, नाउ यहाँ पे एक जो हमने इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन किया था लास्ट टाइम कि अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें और नागालैंड की, तो यहाँ पे जो डिस्टर्ब्ड एरिया है वो डिक्लेयर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और जन असम और मणिपुर में द स्टेट गवर्नमेंट दे डिक्लेयर द डिस्टर्ब्ड एरिया। नाउ देयर हैज़ बीन सर्टन सुप्रीम कोर्ट कमिटीज विच हैव बीन सेट अप विच हैव रिकमेंडेड रिपीलिंग दिस एक्ट। ओके, सो देयर वाज वन committee called as headed by BP Jeevan Reddy in 2005. It called for repeal of AFSPA and then to amend UAPA, that is Unlawful Prevention Activities Prevention Act, to deal with terrorism. Then Supreme Court appointed Justice N. Santosh Hegde Committee in 2013 to investigate encounter killings in Manipur. It suggested that the act must be properly reviewed after every 6 months, and if there is no need, then this act should not be continued in those areas. Then again in 2016 the Supreme Court had ruled that the armed forces who are operating or who are functioning in disturbed area, they cannot be immune from investigation for acts committed during the discharge of their duties. The second important thing is ki why it has been removed from certain area. ऐसा क्या हुआ कि 6 महीने के लिए इन बहुत सारे पुलिस स्टेशन से AFSPA को निकाल दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू यूनियन होम मिनिस्ट्री द 2 इम्पॉर्टेंट रीजंस आर, द फर्स्ट इज़ इम्प्रूवमेंट इन सिक्योरिटी सिचुएशन एंड द सेकेंड इज़ कि रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ खासकर नागालैंड में
पीस डील किया हुआ है. सो बिकॉज ऑफ दैट द सिक्योरिटी सिचुएशन हैज़ इम्प्रूव्ड इन दिस स्टेट. द नेक्स्ट इज लिफ्ट स्पेंडिंग. तो यहाँ पे देखिए बात हो रही है कोर सेक्टर का जो डेटा आया था, कोर सेक्टर का डेटा आया था. ठीक है. सो देर आर 8 कोर सेक्टर्स. फाइन. नाउ दिस कोर सेक्टर इंडेक्स इट इज रिलीज्ड बाय इकोनॉमिक एडवाइजर इन DPIIT अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. अब इस 8 कोर सेक्टर्स को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अगर हम पिछले फरवरी से कंपेयर करें सो यहाँ पे जो देखेंगे कि इट हैज़ ग्रोन ओके बाय 5.8%. बट अगर हम इसको जनवरी से कंपेयर करें सो इट हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड. ओके, इट हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड बाय 5.3%. फाइन. नाउ यहाँ पे अगर हम क्रिटिकल सेक्टर्स को देखें जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है ना, विच कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 20% ऑफ द इंडेक्स, इट हैज़ डिक्लाइन 3.3% एज कम्पेयर टू जनवरी 2022. स्टील की अगर हम बात करें, नाउ दिस इज स्टील. द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टील, इट इज़ अ वेरी हैवी वेट प्रोडक्ट दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय हाउसिंग टू कार. ओके, वाइट गुड्स, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा. सो इसका जो प्रोडक्शन है इट हैज़ डिप्ड बाय 5.2%. देन रिफाइनरी प्रोडक्ट्स विच कॉन्ट्रीब्यूट 28% ऑफ द कोर सेक्टर, इसको के इट हैज़ ऑल्सो स्लिप बाय 8%. तो व्हाट डज दिस शोज? दिस शोज कि जो इकोनॉमिक रिकवरी है इंडिया में इट इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस. ठीक है ना. द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ एक तो इन्फ्लेशन, राइजिंग इन्फ्लेशन. ओके, राइजिंग इन्फ्लेशन विच हैज़ ब्रीच्ड 6% मार्क विच कैन रिड्यूस द डिमांड वंस अगेन इन द इकोनॉमी. वैसे भी हमारे इकोनॉमी में जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जो डिमांड को शो करता है वो अभी भी अपने प्री पैंडेमिक लेवल पे नहीं गया है. ओके, सो यहाँ पे इसको बढ़ाने की ज़रूरत है. बट अगर इन्फ्लेशन 6% के ऊपर रहा तो ये डिमांड और भी कम हो जाएगा. द नेक्स्ट इज़ that how can we come out of this? So it is about the role of government. Government can make capital expenditure. जैसे कि इस बजट में गवर्नमेंट ने अपने कैपेक्स एक्सपेंडिचर को काफ़ी बढ़ाया है. द फिजिकल डेफिसिट टारगेट फॉर दिस बजट इज 6.4%. सो द गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग इन न्यू प्रोग्राम्स लाइक PM गति शक्ति so that the private sector can come, they can invest with the government and this may lead to more generation of employment and increase in demand which is very crucial for sustaining our economic growth. Now but there are some downside risk to this also. अभी downside risk अभी क्या है? The downside risk is पहला तो हमने देख लिया इन्फ्लेशन, सेकेंड है COVID-19 लॉकडाउन, थर्ड है जियोपॉलिटिकल टेंशन दैट इज रशिया यूक्रेन क्राइसिस, फोर्थ है इंक्रीज इन इनपुट प्राइस. ओके, इंक्रीज इन ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस. सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस which can dampen the recovery of India. The next is about the space junk, a cause for concern. तो ISRO which is headed by S. Somnath एक रिपोर्ट निकाला that is called as Space Situational Assessment Report which has described that there is an increasing threat of collision because of space debris. Now this space debris, they are result of tens of thousands of rocket parts from launches, past collisions, defunct satellites and fragments after anti-satellite weapon strikes. Now अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ space debris they have entered Earth's atmosphere, okay, and they can collide with active satellites. Now what can be other impact of this? So see, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है टू फॉर मॉनिटरिंग दिस डेब्रिस सो दैट वी कैन प्लान आवर स्पेस लॉन्चेस दैट टू अवॉइड कॉलिजन. द सेकेंड इज एक्स्ट्रा फ्यूल इज स्पेंड ऑन सच मूवमेंट्स एंड इट बिकम्स अ वेरी कॉस्टली एक्सरसाइज. इंडिया ने 2021 में 19 सच करेक्शंस किए विच इज़ हाईएस्ट बाय एनी कंट्री. The next is making groundwater visible. तो वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन March 22. ये आर्टिकल इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है और आई सजेस्ट दैट यू शुड रीड दिस आर्टिकल. सो March 22 को वर्ल्ड वाटर डे था एंड द थीम वाज ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल. नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राउंड वाटर इज मैंशनड ओवर हियर. जो ग्राउंड वाटर होता है जो हमारा अगर सरफेस वाटर से, जैसे कि मान लो गर्मी का समय है, रिवर में जो डिस्चार्ज है वो कम हो जाता है तो उस डेफिसिट को मेंटेन करता है ग्राउंड वाटर.
and groundwater is a very important supply of water in arid and semi-arid region. Now अगर हम देखेंगे कि हमारा जो इंडिया का जो डिपेंडेंस है ग्राउंड वाटर पे वो पास्ट कुछ डिकेड्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. ओके, एंड इट हैज़ resulted into two challenges to groundwater, that is depletion of stored groundwater and the next is deterioration of quality. उसके बाद there has been some initiative at global level for addressing the challenge of groundwater. The one was the International Conference on Groundwater, Key to Sustainable Development Goal and UN Water Summit. So Sustainable Development Goal 6 है, it relates with water. Okay, and there was UN Water Summit on groundwater in December 2022. These are the global initiatives. Now अब हम आते हैं इंडिया पे. अब हम अगर इंडिया की बात करें, so India is the largest user of groundwater in the world. ठीक है, almost 89% of the groundwater extracted is used for irrigation and the rest for domestic and industrial use. परसेंटेज इनका है 9% and 2%. बट अगर हम देखें कि कितना हमें एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, तो द सेंट्रल ग्राउंड वाटर कमीशन बोर्ड ने एनुअल ग्राउंड वाटर विड्रॉल को बताया है कि अगर हम 70% तक करते हैं एक्सट्रैक्शन, ठीक है, तब वहाँ तक सेफ़ है. ओके, बट अगर हम देखें कि एक्सट्रैक्शन जो है कहीं कहीं पे, ओके, 2017 में इट वाज 63%, इन 2004 इट वाज 58%. इट मीन्स कहीं बढ़ा हुआ है. और जब ये ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है इट वेरीज. There are certain states which have crossed this 70% marks like Punjab, Rajasthan, Haryana, Delhi, Chandigarh, Himachal Pradesh, Tamil Nadu and Puducherry. यहाँ पे more than 70% विड्रॉवल होता है. ओके, अब उसके बाद 202 डिस्ट्रिक्ट स्टेज में ऐसे हैं who which are breaching this term. ठीक है, मतलब जो उनका एक्सट्रैक्शन है it ranges from 71% to 385%. Now, Niti Aayog has set up the 70% attraction value as the target to be achieved by 2030. Now, अब हम ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो as many as 335 districts reported nitrate pollution compared to 109 in 2006. तो यहाँ पे क्या है कि ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है which can impact the human health. Now how to improve the situation. So अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम कैसे इसको improve कर सकते हैं. So we have to integrate two things, surface water with ground water. Surface water with ground water. Okay, so for that we should propose the integration of Central Water Commission and Central Groundwater Board. They should be united and the national water framework should be developed in an integrated way. This was recommended by Mihir Shah committee in 2016. Then there is a need for local level plans which covers water resources in all forms, that is rainwater, surface water, soil water, groundwater and the resource use sectors. The next is the जो हमने discuss कर रहे हैं re-establishing connections between our surface water and groundwater system. The next is, which is very important, that is linking cropping patterns and crop intensity with groundwater availability, aquifer type and present state of groundwater. For example, कि मान लीजिए पंजाब में ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम है एंड फार्मर्स आर कल्टिवेटिंग राइस, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाता है कि ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड इट विल हैव सीरियस इश्यूज ओवर देयर. नाउ कमिंग टू चंडीगढ़ क्वेश्चन. तो नाउ यहाँ पे हुआ क्या है कि चंडीगढ़ ने, पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया on April 1, okay, in a special session seeking the transfer of Chandigarh to Punjab. Now this Chandigarh, it is the joint capital of two states, that is Haryana and Punjab. ठीक है, इनका जो रेशियो है it is 60% and 40%. 60% of the employee in Chandigarh are from Punjab and 40% are from Haryana. ठीक है. Now see what has happened over here is that ये जो पंजाब का है कि इट हैज़ टू शेयर द कैपिटल विद हरियाणा, इट हैज़ ऑलवेज रिमेन अ पॉलिटिकल इशू. नाउ दिस इशू केम टू लाइट अगेन व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडेड द रूल्स गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड एंड टू ब्रिंग चंडीगढ़ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एम्प्लॉयज अंडर द सेंट्रल सर्विसेज
rule. So this again has brought the control of Punjab on Chandigarh. Now if we will just see Chandigarh, so Chandigarh जो है it is India's first planned city and it was designed because Lahore जो पाकिस्तान को ट्रांसफ़र हो गया आफ्टर द पार्टीशन, सो पंजाब हैड नो कैपिटल, सो दिस सिटी वाज डिज़ाइन टू फंक्शन एज द कैपिटल ऑफ पंजाब. नाउ बाद में क्या हुआ कि 1966 आते आते मतलब 1953 से 1966 तक चंडीगढ़ वाज द कैपिटल ऑफ पंजाब. उसके बाद देयर वाज पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 पास्ड विच क्रिएटेड अ हिंदी स्पीकिंग रीजन ऑफ हरियाणा and it separated the hilly states of Himachal Pradesh. But Chandigarh was made a union territory and it remained the joint capital of Haryana and Punjab. अब यहाँ पे जो state assets हैं, it has been divided between Punjab and Haryana on the ratio of 60-40. Now, in past also Punjab has tried to highlight this issue that Chandigarh should be totally controlled by Punjab. For example, 1973 Anandpur Sahib Resolution, then Dharam Yuddha Morcha, then 1985 Rajiv Longowal Accord. Now see this, what about Haryana? नाउ यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हरियाणा ने हमेशा ऑब्जेक्ट किया है पंजाब के इस मूव को दैट चंडीगढ़ सोलली बिलोंग्स टू पंजाब. इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं. When the international airport, which comprises territory from both the UT and Mohali city of Punjab, when it was inaugurated in 2015, but it remained nameless because Haryana objected to the inclusion of Mohali in the name. ठीक है, that हरियाणा ने बोला कि it has a 50% stake in the airport and Mohali, which is in Punjab, it cannot be made part of this international airport. The next is from environment, the key takeaways of UNEP report on noise pollution. The United Nations Environment Programme, which is the result of Stockholm Convention of 1972, it has released a report citing the noise pollution in different cities in the world. So according to it, the first city in that list is Dhaka and the second city in that list is Moradabad in UP. मुरादाबाद इन यूपी. अगर हम देखेंगे कि दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, आसनसोल, मुरादाबाद, दिस आर 5 इंडियन सिटीज़ विच हैज़ बीन मेंशन इन दिस लिस्ट. एंड मुरादाबाद में जो नॉइस लेवल है दैट इज़ फ्रॉम 229 टू 114. तो यहाँ पे देखेंगे कि मुरादाबाद का जो वैल्यू है इट इज़ 114 डेसिबल एंड इट इज़ द सेकेंड मोस्ट नॉइजेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड. और जो पहला सिटी इन द वर्ल्ड इज़ ढाका विद 109 डेसिबल. The next is from the policy, national policies and program. तो यहाँ पे जो नेशनल न्यूज़ है तो यहाँ पे द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू नोटिफाई अ न्यू रूल्स कॉल्ड एज हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी 2021. Now this has been prepared by the team of IIT Roorkee and Housing and Urban Affairs Ministers think tank. जो body है that is called as National Institute of Urban Affairs. So two body has prepared these guidelines. One is IIT Roorkee, the next is National Institute of Urban Affairs. It was published by Central Public Work Department in December 2021. Now this new rule, it will be notified by the Social Justice and Empowerment Ministry. Now see this new guidelines, these are the guidelines, these are going to replace the 2016 guidelines for accessibility. Here accessibility is, यहाँ पे जो accessibility का मतलब क्या, जो differently abled persons होते हैं उनके लिए ramps चाहिए होता है, grab rails ये सब चाहिए होता है so that they can access the any building. Okay, so यहाँ पे जो ये जो guideline है it is going to increase this accessibility. Okay, so यहाँ पे जो है we are focusing on universal accessibility to differently abled persons to buildings. The next is first cases of infection from diabetes medication in India.
तो अब यहाँ पे देखेंगे कि एक टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए एक ड्रग होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सोडियम ग्लूकोज कॉन्ट्रासॉप्टर 2। ओके फाइन, ये यूज़ करते हैं टाइप 2 मेडिकेशन के लिए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इट हैज़ बीन नोटिस्ड इन यूएस, कनाडा एंड नाउ इन इंडिया दैट देयर इज़ वन रेयर मेडिकल कंडीशन विच इज़ कॉल्ड एज Fournier's gangrene, which is called as Fournier gangrene. It has been found that it is leading to Fournier gangrene in certain patients. Now what is Fournier gangrene? Fournier gangrene को हम कहते हैं infection of the genitals and area around the genitals among type 2 diabetic patient. Now what has happened over here is that as a precautionary measure, the Central Drug Standards Control Organization has requested all state drug controllers to direct the manufacturers of this inhibitor class to include warning also in the drug packet. अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन का अगर रिपोर्ट देखें, 10th एडिशन ऑफ डायबिटीज़ एटलस, सो बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 20 and 79, 74.2 million in 2022, which is going to increase 124.8 million in 2045. This will be the number of diabetic patients. द नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए अरुणाभा घोष, हु इज़ द CEO ऑफ काउंसिल फॉर एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर, नाउ ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ हाई लेवल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड बाय यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल टू improve action against global warming. Now Mr. Ghosh, he is among the 3 Asians and the only South Asian serving on the expert group. Now this group, it was made in March 31, which is going to draw up an action plan and recommended action to business and non-state actors to accelerate their energy transformation. Now certain other things, अगर हम इंडिया का नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट देखें, देन इट इज़ 2070, यूएस का 2050 है। नाउ दिस ग्रुप, दैट इज़ हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन नेट ज़ीरो एमिशन कमिटमेंट of non-state entities. Okay, it is led by Catherine McKenna. She is the former Canadian Minister of Environment and Climate Change. The next is one-liner. So the National Technical Advisory Group on Immunization, which is the apex body which takes the policy decision regarding the vaccination of COVID-19. So it has included Covovax, which is manufactured by Serum Institute of India for use in 12 to 17 age group. The next is IPCC report talks going down to the wire. तो यहाँ पे क्या है कि IPCC का एक रिपोर्ट आया है, उसके बारे में हम फटाफट हाइलाइट्स कर लेते हैं। तो IPCC है वो कहता है कि वर्ल्ड में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अगर हमको टेम्परेचर लिमिट करना है, सो वी शुड गो फॉर डीपर एमिशन कट्स ऑफ मोर देन 40%। ओके, सो बट ऑलरेडी जो टेम्परेचर है वर्ल्ड का, इट इज़ 1.1 डिग्री सेल्सियस हायर देन द प्री इंडस्ट्रियल बेस लाइन। ओके, एंड दिस इफ यू वांट टू अचीव दिस पेरिस गोल एग्रीमेंट ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस, सो वी शुड गो फॉर ड्रास्टिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन। नाउ फ्रेंड्स, मूव न्यूज़ फ्रॉम फर्स्ट पेज। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि इमरान खान गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था। ओके, बट नाउ द स्पीकर ऑफ द हाउस, ओके, इट हैड रिजेक्टेड दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड इमरान खान हैज़ गॉट द पार्लियामेंट डिसॉल्व्ड। इट मीन्स नाउ पाकिस्तान इज हेडेड फॉर अनदर इलेक्शन। ऑलरेडी वहाँ के ओपोजिशन पार्टीज़ ने एक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को लॉन्च किया था टू आउस्ट इमरान खान गवर्नमेंट एंड दे इंट्रोड्यूस नो कॉन्फिडेंस मोशन। ओके, द नेक्स्ट इज ऑल मिनिस्टर्स क्विट इन श्रीलंका। तो हमने सैटरडे को न्यूज़ किया था कि दैट प्रोटेस्टर्स दे सर्कल द हाउस ऑफ प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा। नाउ वहाँ पे क्या हुआ है कि अब जो बाकी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं श्रीलंका का, नाउ दे हैव कॉल्ड इट क्विट। सो ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स इन श्रीलंका दे हैव रिजाइंड बिकॉज द प्रोटेस्ट इज एमर्जिंग अगेंस्ट द राजपक्सा एडमिनिस्ट्रेशन टू क्विट फॉर फेलिंग द कंट्री इन इट्स क्राइसिस
response. So we already know that Sri Lanka is going through its worst economic crisis because of balance of payment crisis, mainly because of decrease in tourism and disruptions due to COVID-19. The next is WHO, World Health Organization, has once again it has paused Covaxin supply via UN bodies. Covaxin, it is manufactured by Bharat Biotech. This vaccine was developed by Bharat Biotech in collaboration with ICMR. इसको emergency use license मिला था WHO से, fine, but inspections के बाद फिर से WHO ने कहा है कि that manufacturers should upgrade their facilities and address the deficiency in Covaxin. The next is good exports up by 43%. So now friends, we already know that India का जो export target था that is $400 billion. अब इंडिया ने इस साल एक्सपोर्ट किया है $418 billion. Okay, and the good exports has seen the rise of 43%. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice day. Take care. Thank you.